क्योंकि इस एग्जाम में रिवीजन इज द की टू द सक्सेस। राइट, आपने यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? ये एग्जाम में जो है ब्रेकडाउन्स होते हैं, इसी कारण मैंने जो अपना पहला अटेम्प्ट दिया था 2022 का, उसमें मेरा प्री भी क्लियर नहीं हो पाया था। ब्रेकडाउन्स हमें भी होते थे और जितने 1000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको भी ब्रेकडाउन्स हुए हैं। लेकिन दिल्ली में रहना अपने आप में एक चैलेंज है। क्योंकि स्टैटिक ऐसा पोर्शन है, यदि आपका वो कंप्लीट है तो आपका प्रीलिम्स आपके हाथ में है। रिवीजन के लिए आपने स्ट्रेटेजी क्या यूज किया है, मतलब कितने टाइम में आपने कैसे रिवाइज किया? देखिए, यदि आप पे ये डिसीजन किसी ने इम्पोज किया है कि आपको इसके लिए तैयारी करना है, तो फिर आप काम चोरी करेंगे। सेल्फ स्टडी को कैसे स्ट्रीमलाइन करके डिसिप्लिन तरीके से किया है आपने, और कैसे करना चाहिए? मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजीज थी? का मेरा मेन जो तैयारी थी वो उन 3 महीने 15 दिन में ही हुई थी आफ्टर प्रीलिम्स। मैंने जैसे मोबाइल का डाटा चालू करा तो उसमें मुझे मैसेजेस आए, कॉन्ग्रेचुलेशंस माही, कॉन्ग्रेचुलेशंस माही। एग्जाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ऐसे भी कि कंपटीशन है, टाइम टेकिंग है, अनसर्टेनिटीज इन मेरे लिए चैलेंजिंग टास्क था। Hello everyone, welcome to Indian Aspirant Show, and today we have one of the candidate who has secured 106 rank in UPSC। और बहुत सारी बातें होगी यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में, डेली लाइफ के बारे में, और कैसे स्टार्ट किया, उन सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में हम बात करेंगे। प्लीज वेलकम मिस माही शर्मा ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। माही, स्वागत है आपका इंडियन एस्पिरेंट शो। थैंक यू सो मच। यूपीएससी की इस सीजन का हम स्टार्ट आपसे कर रहे हैं, एंड मैंने भी यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है, एंड देन आई जम्प्ड इनटू कंटेंट क्रिएशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बट मुझे ये जानना है, और जो मैंने फील किया है, लाइक आफ्टर टेकिंग अराउंड 50 पॉडकास्ट, मैंने देखा है कि यार ये एग्जाम आपकी लाइफ एकदम 360 डिग्री चेंज कर देती है। एक टाइम पे, मतलब आज से 3 दिन पहले शायद आप मुखर्जी नगर में पढ़ रहे होंगे, और जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद से सब कुछ एकदम 360 डिग्री चेंज हो जाता है। यू गेट लॉट ऑफ अटेंशन, आपको आपके पूरे हार्डवर्क को एक तरह से कह सकते हैं कि आपको एक सही जगह मिल जाती है, एक मुकाम मिल जाता है। हाउ इज द एक्सपीरियंस, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया आपने? प्रिपरेशन इस एग्जाम का मुख्य रूप से तो मैंने 2022 से स्टार्ट किया था, पर मैं अपने ग्रेजुएशन के कुछ के लास्ट ईयर के कुछ महीनों में इसके बारे में पढ़ने लग गई थी, क्योंकि कोविड था तब तो सब घर पे थे, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था। बट वो बहुत रॉ फॉर्म में मैंने पढ़ा था, चैनलाइज नहीं था मेरा प्रिपरेशन तब। इसी कारण मैंने जो अपना पहला अटेम्प्ट दिया था 2022 का, उसमें मेरा प्री भी क्लियर नहीं हो पाया था। बट आई थॉट कि मुझे अपना जो प्रिपरेशन है, अपना जो टाइम है, अपना जो शेड्यूल है, उसको चैनलाइज करना है ताकि मेरी एनर्जी कहीं वेस्ट ना हो। तो फिर मैंने चैनलाइज रूप में प्रिपेयर करना शुरू किया इस एग्ज़ाम के लिए। इसका सिलेबस देखा, सारे प्री मेंस का क्या डिफरेंस है सब देखा, सब्जेक्ट्स क्या क्या है, स्टैंडर्ड सोर्सेज क्या है, और मुझे किन सोर्सेज में कंफर्टनेस है उनको फॉलो किया, और मेनली रिवाइज करा हर चीज़ को बार बार, और फिर अपना एग्ज़ाम लिखा मैंने। वंडरफुल। एंड भाई, जब हम अपने ग्रेजुएशन वाली लाइफ में होते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं हमारे करियर के बारे में सोचना, या मे बी जब आप 12th पास आउट होते हैं, तब आप करियर के बारे में पहली बार सोचना शुरू करते हो कि आई वांट टू बी दिस इन द फ्यूचर। तो आपने, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? स्कूल के समय में मेरा थोड़ा जो एक्टिविटीज़ थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मेरा बहुत ध्यान होता था, जैसे डिबेटिंग हो गया, स्पीच हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। तो मुझे एक होलसम चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। और फिर मैंने जैसे देखा कि जो सिविल सर्विसेज है उसमें आपको हर तरह से अपॉर्चुनिटी मिलेगी फील्ड पर काम करने की, ऑफिस में काम करने की, अपनी पर्सनालिटी को ओवरऑल डेवलप करने की, लोगों की मदद करने की, और लोगों से घिरे रहने की, और उनकी चीज़ें सुनने की, और फिर सॉल्यूशंस निकालने की। तो ये चीज़ मुझे जैसे पता चली, फिर मेरे पापा ने और इस चीज़ के बारे में मुझे एलिबरेट करा, मेरे टीचर्स ने मुझे एलिबरेट करा। फिर हमने प्लान बनाया कि ठीक है, हम कुछ समय देकर इसके लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर करेंगे, और फिर हमने इसकी प्रिपरेशन आफ्टर कॉलेज स्टार्ट करी। एंड हाउ डिड यू मेड प्लान कि जैसे कॉलेज हुआ आपका खत्म, एंड देन यू थॉट कि लेट्स डू यूपीएससी, वो प्लानिंग कैसे की कि यार यूपीएससी इतने टाइम पढ़ना है, कोचिंग करना है, नहीं करना है? हाउ डिड यू फिगर आउट ऑल दिस थिंग्स? जैसे मेरा ग्रेजुएशन 2021 के सितंबर महीने में कुछ ख़त्म हुआ होगा, तो मैंने सोचा कि 2022 के अटेम्प्ट के लिए मैं प्रिपेयर करती हूँ। अभी आई वाज नॉट श्योर कि मुझे वो अटेम्प्ट लिखना है। तो मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, लाइक स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, इन्वायरमेंट के लिए बुक होती है, आर्ट एंड कल्चर की, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करी। बट पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ अप्रैल में एक स्ट्राइक, और मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ ही रही थी, मुझे स्ट्राइक हुआ कि मुझे एक बार दिल्ली विजिट करके आना चाहिए, और मेरा 2022 का मुझसे नहीं निकलेगा यदि मैंने ठीक से प्रिपेयर नहीं करा। तो कुछ 10 अप्रैल को मैं दिल्ली विजिट करने गई होंगी, और वहाँ पर मैंने विजिट किए कोचिंग सेंटर्स। और बस ये 2-3 दिन ही मेरे लिए चेंजिंग डेज थे कि जब मैंने एकदम से डिसीजन लिया, मेरे पापा भी साथ में थे, कि मुझे यहाँ पर शिफ्ट होना है। मतलब बहुत बड़ा डिसीजन था हमारे लिए भी वो। बस 2-3 दिन में शिफ्ट हुए, क्लासेस स्टार्ट हो गई, और 14 अप्रैल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो बस ये सब कहानी 2-3 दिन की है। ओके, नाइस।
और किस एकेडमी से आपने किया, एकेडमी चूज करके कैसे प्लान किया है? मेरे एकेडमी का नाम नेक्स्ट आईएएस इंस्टीट्यूशन है। मैंने बहुत सारी एकेडमीज वहाँ पर विजिट की थी, बट फिर मुझे जहाँ का क्लास टाइमिंग सूट हुआ कि रात का है, दिन का है, फिर कितने घंटे में कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो ये सब देख के मेरा जो फाउंडेशन कोर्स है मैंने उस इंस्टीट्यूशन से किया था। एंड हाउ वाज योर रूटीन जब आप एकेडमी ज्वाइन करते हो, स्पेशली दिल्ली? जब ऑफ द कैमरा हम बात नहीं कर रहे थे कि दिल्ली में रहना अपने आप में एक चैलेंज है, जब आप दिल्ली गए, वहाँ स्टार्ट किया, तो रूटीन कैसे प्लान किया, रूटीन कैसे बन पाया? देखिए, मेरी क्लास टाइमिंग सुबह 11:30 से 2:30 कुछ ऐसी होती थी। तो मेरा रूटीन होता था कि मैं अपना न्यूज़पेपर क्लास जाने से पहले ही कंप्लीट कर लूँ। फिर जो क्लास में पढ़ाया आके अपना जो बेसिक काम है खाना वाना खाकर, उसके बाद उसको रिवाइज़ करना मेरा सबसे पहला टारगेट होता था, क्योंकि इस एग्ज़ाम में रिविज़न इज़ द की टू द सक्सेस। राइट। तो उसको रिवाइज़ कर लिया, फिर जो जितना समय बचा है उसमें जो पिछला कवर हो गया उसको रिवाइज़ करना, जो करंट अफेयर्स की मेरी वीकली क्लासेस होती थी, तो उसके नोट्स बनाना, फिर रिवीजन। तो मेरा शाम में 4 बजे से सेल्फ स्टडी का टाइम होता था और मेरा दिन कुछ रात में 1-2 बजे ख़त्म होता था और फिर नेक्स्ट डे से Again that way. हाँ। एक सेल्फ स्टडी के लिए ना, लाइक आई हैव अ लाइब्रेरी इन इंदौर, और वहाँ पे मैंने देखा कि सेल्फ स्टडी के लिए आपको बार बार आपकी पुश रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि एकेडमी आपको जाना है, वो डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको रोज आना ही है, वरना कुछ ना कुछ मिस हो रहा होगा। सेल्फ स्टडी में आप प्रोक्रेस्टिनेट ज़्यादा कर देते हो, वो प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कई बार एस्पिरेंट के लिए। सेल्फ स्टडी को कैसे स्ट्रीमलाइन करके डिसिप्लिन तरीके से किया है आपने, और कैसे करना चाहिए? देखिए, यदि आप पे ये डिसीजन किसी ने इम्पोज किया है कि आपको इसके लिए तैयारी करना है, तो फिर आप काम चोरी करेंगे। बट इफ देयर इज समथिंग बर्निंग इनसाइड यू कि मुझे ही ये चीज़ करना है, तो फिर आई डोंट थिंक कि कोई इंसान काम चोरी मतलब इस चीज़ से अपना मन हटाता है। का जो अस्तित्व है, यदि आप उसको साबित करने का अगर सोच लेते हैं कि मैं कुछ अपनी भी रिकॉग्निशन चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा इधर उधर भटकेंगे। आप फिर अपने अपने आप पर ही ध्यान देंगे आप। नाइस, दैट्स वंडरफुल। एक चीज़ जिसके बारे में बात करना है कि जब जब भी कोई एस्पिरेंट स्टार्ट करता है कि आई वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट, वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जब आप थोड़ा सा डाउनफॉल फील करते हो, लेट्स से क्रैक नहीं हो रहा एग्जाम, एज यू सेड आपका फर्स्ट टाइम क्रैक नहीं हुआ, एंड यू नो द रीजंस कि क्यों नहीं हो पाया, है ना? फिर आपने सेकंड के लिए स्कोर बेहतर करने के लिए, तो डाउनफॉल्स कई बार आते हैं। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑन दैट डाउनफॉल वाला टाइम भी? कि ये एग्ज़ाम में जो है ब्रेकडाउन्स होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ऐसे भी कि कंपटीशन है, टाइम टेकिंग है, अनसर्टेनिटीज़, इन 3 फैक्टर्स के कारण बहुत बड़ा है। और ब्रेकडाउन्स हमें भी होते थे, और जितने 1000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको भी ब्रेकडाउन्स हुए हैं। बट आप अपना मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढिए, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी के लिए अपना हॉबी परस्यू करना हो सकता है, किसी के लिए अपनी फैमिली से बात करना हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ बात करना हो सकता है, मूवीज़ देखना हो सकता है। तो आप अपना ऐसा एक फैक्टर ढूंढिए जिससे आपका जो मोनोलोगस दिनचर्या चल रही है कुछ पिछले कुछ समय से, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन एक फुल टाइम जॉब के बराबर होती है। तो यदि जो ऐसी चीज़ ढूंढिए जो आपकी उस मोनोलॉगी को तोड़ सके, आपको क्रिएशन में हेल्प कर सके, ताकि आप फिर से फ्रेश माइंड के साथ वही तैयारी को कंटिन्यू कर सके। आपने यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? विल स्टार्ट विद प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजीज थी और क्या चीज़ें आपको लगता है जो आपने सही की है जिसकी वजह से प्रीलिम्स क्रैक हो पाया? प्रीलिम्स होता है एमसीक्यू बेस्ड, 2 पेपर्स होते हैं। एक क्वालिफाइंग होता है सी सेट, जिसमें 66.67 नंबर लाने होते हैं। उसके लिए मैंने मेरा जैसे मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने कोई इसके लिए क्लासेस नहीं ली थी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत फोकस किया था। पिछले 10 साल के पेपर्स मैंने प्रिंट आउट निकला और उनको पेपर वाइज मैंने सॉल्व किया। तो मैंने देखा आई वाज स्कोरिंग डिसेंट स्कोर इन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। बट फिर भी अभी देखा गया है कि पिछले 2-3 साल से सी सेट का लेवल बहुत बढ़ गया है और ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसमें जिस थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, फिर जो रीजनिंग के भी क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो गए, तो मैंने उन थीम्स को पकड़ा और फिर देखा कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उन्हीं पे प्रिपेयर करा। बाकी कॉम्प्रिहेंशन मैंने सिर्फ यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके थ्रू मैंने अपना प्रिपेयर करा, कि मैं ये देखना चाह रही थी कि यूपीएससी हमसे क्या आंसर एक्सपेक्ट करता है, कि हम इस पैराग्राफ को पढ़कर क्या समझ रहे हैं। फिर साथ ही मैंने जो ओपन मॉक टेस्ट होते हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के संडे को होते, मैंने वो दिए। तो उस हिसाब से मेरा सी सेट क्लियर हुआ। जब हम जीएस पर आते तो जीएस में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो मैंने फॉलो की। साथ ही जो मेरे कोचिंग से मुझे नोट्स दिए गए
मैंने उन्हीं को बार बार रिवाइज करा। और मैं ये बार बार बोलूंगी कि रिवाइज आपको हर रेगुलर इंटरवल पे करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा समय तक इन्फॉर्मेशन याद रख पाए। हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। साथ ही हमें अपना बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर करनी है। जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री तो चलो फैक्चुअल है, इकोनॉमी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट, इनमें से आपको आते हैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे इकोनॉमी में पूछ रहा है कि यदि बॉन्ड टैक्स रेट कम हो रहा है तो बॉन्ड का प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझना है, मतलब आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बस ये इसी स्ट्रैटेजी से मैंने अपना प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया था। वंडरफुल। एंड व्हाट अबाउट द मेंस में क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया? और उसके पहले एज यू सेड कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा रिवीजन के बारे में थोड़ी बात बता दीजिए कि रिवीजन के लिए आपने स्ट्रैटेजी क्या यूज़ किया है, मतलब कितने टाइम में आपने कैसे रिवाइज किया है? देखिए ये हर इंसान की मेमोरी पर डिपेंड करता है। कोई है कि मैं आज पढ़ के एक हफ्ता याद रख लूँ, और कोई है कि एक महीना याद रख ले। तो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आगे आगे पार्ट पीछे से पार्ट। तो आपको देखना है कि जो पीछे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए आप उनको रिवाइज करते रहिए, और इसी के साथ साथ इस तरह से रिवाइज करें कि उनके जो PYQs है वो सॉल्व हो रहे हो। कि जिस टॉपिक्स पर यूपीएससी ध्यान दे रहा है, जैसे पॉलिटी का देखो तो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं, पार्लियामेंट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये टॉपिक मतलब ऐसा होना चाहिए कि रात में भी उठा के पूछे तो आपको आंसर आना चाहिए उन टॉपिक्स के, क्योंकि स्टैटिक ऐसा पोर्शन है, यदि आपका वो कंप्लीट है तो आपका प्रीलिम्स आपके हाथ में है। तो इसलिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। लेट्स जंप टू मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजीज थी, कैसे ओवरऑल आपने इसकी प्लानिंग की है? देखिए मेंस का मेरा मेन जो तैयारी थी वो उन 3 महीने 15 दिन में ही हुई थी आफ्टर प्रीलिम्स। तो मेरे पास प्रीलिम्स का तो रिवाइज मैंने कर रखा था, इसलिए मुझे एक बर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू पता था कि पूरा कैसे सब्जेक्ट वाइज क्या है, कैसे इंटर रिलेशन में कर पाऊंगी। फिर मैंने मेंस के क्वेश्चन देखे, तो मैंने फिगर आउट किया कि मेंस के क्वेश्चन पहला तो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कर रहा है कि आप में क्या क्या ट्रेड्स है, लाइक इंक्लूसिविटी है या नहीं है, आप किस हद तक सोच पाते हैं GS 1 2 3 में, आपका सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग है या नहीं, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके फैक्टर्स ढूंढ पा रहे हैं या नहीं। तो मैंने ये चीज़ फिगर आउट की। तो जब मेरे पास जो बेसिक सोर्स था अपने क्लास नोट्स, उसमें मैंने देखा कि मेरे PYQs बन रहे हैं, साथ ही मुझे बस थोड़ा अपना टच देना उन PYQs में, यानी मेरा जो मैं जिस तरह से सोचती हूँ मुझे वो चीज़ दिखानी है। तो इसी हिसाब से मैंने पेपर्स लिखना स्टार्ट करे, बट मेरे लिए चैलेंजिंग टास्क था 20 क्वेश्चन पूरे करना 3 घंटे में। तो वो प्रैक्टिस से ही हो पाया है कि आप 3 घंटे पेपर लेके बैठिए, जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं 3 घंटे जैसे ही आप उठ जाइए और फिर आप देखिए आप कितना लिख पा रहे हैं, राइटिंग आपकी अंडरस्टेबल है या नहीं है। तो ये GS 1 2 3 का होता है। फिर GS 4 जो एथिक्स होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है केस स्टडी और एक होता है थ्योरेटिकल। 10 मार्क्स के 13 क्वेश्चन आते हैं। तो फिर उसके लिए 10 मार्क्स के 13 क्वेश्चन के लिए मैंने एथिक्स की थ्योरी पर ज़्यादा फोकस किया, और इम्प्लीमेंट केस स्टडी में होता है। उसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज होता है पेपर कंप्लीट करना, वो भी प्रैक्टिस से ही हो पाया। फिर एक एसे का पेपर होता है, तो उसमें आपको एक स्टेटमेंट कोई दे देता है यूपीएससी, आप फिर उसको जितना खोल सकते हैं, आप उस पर जितना सोच सकते हैं, आपकी क्या थिंकिंग है, आपको वो 1200 शब्दों में लिखना होता है। 2 एसेज होते हैं। तो खैर उसमें मुझे अच्छे नंबर आए, आज ही मैंने रिजल्ट देखा 132 नंबर आए हैं। तो आपको वो ऐसे अपनी सिंपल फॉर्मेट में लिखना है। तो इसी हिसाब से मैंने अपना मेंस प्रिपेयर किया था। एंड व्हाट अबाउट द इंटरव्यू के बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम डिटेल बात करें। इंटरव्यू में क्या आपने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ और एक्चुअल इंटरव्यू में बहुत डिफरेंस हो जाता है कई बार। मॉक इंटरव्यू में आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, एक्चुअल इंटरव्यू कैसा था, एक्चुअल इंटरव्यू को लेकर आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या है और सवाल क्या पूछे गए? देखिए एक्चुअल इंटरव्यू बिल्कुल ऐसा होगा जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा होता है कि चेयरमैन सर का टेबल रहता है, आसपास मेरे टाइम पे 4 मेंबर्स थे, और आप उन्हीं के पास बैठते हैं। वो आपसे बस एक स्टूडेंट के जैसे जो बातचीत होती है, बस आपके बारे में जानना चाहते कि आप इंट्रोड्यूस करने का यदि बोलते तो आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो और अभी तक आपने क्या किया है, और बाकी के क्वेश्चन से वो थोड़ा सा आपका जनरल अवेयरनेस चेक करते हैं, आपके आसपास क्या चल रहा है। यदि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो शायद आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़े फैक्ट्स आपको पता होंगे, बट मेंस में वो चीज़ टेस्ट हो जाती है। तो यदि आप वहाँ नहीं भी इसका आंसर दे तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही वो आपसे सजेशंस मांगते हैं कि वो आपकी सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग जानना चाहते हैं, और आप कितना आउट ऑफ द बॉक्स और एफिशिएंट सोल्यूशन सोच सकते हैं विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, क्योंकि तब आपके पास सोचने का समय सिर्फ 5 से 10 सेकेंड होता है। तो आपके मतलब आपकी थिंकिंग कैसी है, आपके दिमाग में सोल्यूशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और आप इंक्लूसिव नेचर के हैं या नहीं, आप
इंटीग्रिटी है या नहीं, ऑनेस्टी है या नहीं, प्रॉबिटी है या नहीं आपके अंदर, वो ये चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। बेसिक सवाल लेकिन काफी इंपॉर्टेंट और आई थिंक कि हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। तो यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करता है कि एस्पिरेंट कैसा होगा ऐसा? मुझे लगता है उसका कैरेक्टर टेस्ट किया जाता है। कैरेक्टर का मतलब बहुत ब्रॉड मतलब है कि आप ऑनेस्ट है या नहीं, आप में प्रॉबिटी इंटीग्रिटी है नहीं। जैसे लबासना में भी शीलम परम भूषणम लिखा हुआ है कि आपका कैरेक्टर ही आपका सबसे बड़ा आभूषण है, कि आप में कंपैशन है या नहीं, आपके सामने कोई इंसान प्रॉब्लम में है, आप उसके बारे में क्या सोचेंगे, आप इंक्लूसिव थिंकिंग रखते हैं या नहीं, और बेसिकली आपका सोचने का नज़रिया कैसा है, आप स्टट तो नहीं है कहीं, आप फ्लेक्सिबल है या नहीं, आप आपसे अपोजिंग भी जो व्यूज़ है कि आप वो सुन सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत बार अपोजिंग व्यूज़ से भी सोल्यूशंस निकल जाते हैं। तो आप में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आप यही सारी चीज़ें, मेरे हिसाब से यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आई थिंक कि जब आप किसी अगर एक बड़ी एग्जाम को आप चूज करते हो, उसमें कैरियर बनाना चाहते हो, तो उस जर्नी, उस प्रिपरेशन को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में आपने सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय किया है? वैसे तो पूरी जर्नी ही इंजॉयमेंट वाली थी। आज जब सोचती हूँ तो जो लो मोमेंट्स थे वो भी सोचती हूँ कि वो भी शायद इंजॉयमेंट वाला ही मोमेंट था, क्योंकि उस समय इतने लो में जाके खुद को वापस से बोलना कि नहीं हो पाएगा, वो बहुत वो शायद शब्दों में बोल भी नहीं सकते। वो जो फील करता है वही सिर्फ फील कर सकता है। बाकी मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले पूरी जर्नी में। मेरे लाइब्रेरी के फ्रेंड्स, मेरे इंस्टीट्यूशन के फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छे मिले दिल्ली में। इंस्टीट्यूशन के फ्रेंड्स जितने भी थे उन्होंने मुझे एकेडमिकली बहुत हेल्प करी मेरे ऑप्शनल में, और हमेशा बोलते थे कि यू विल क्रैक इट, यू विल क्रैक इट। जो लाइब्रेरी के फ्रेंड्स से मुझे जब भी मेरा लो मोमेंट आया, दे वर ऑलवेज देयर। तो मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले, कम थे पर बहुत अच्छे थे। That's wonderful. And last and the most important thing is जब when you got to know कि अब आपका रिजल्ट, आप लिस्ट में आपका नाम है, what was the feeling और उस समय क्या चल रहा था दिमाग के अंदर, उस समय क्या हो रहा था? कोइंसिडेंटली मैं यूपीएससी के गेट पर ही खड़ी थी जब रिजल्ट आया था। तो कुछ 3-4 लड़के थे, वो थोड़ा उनमें हलचल मची थी। तो देन आई आस्क्ड कि क्या हुआ, तो दे सेड कि रिजल्ट आ गया। मैंने जैसे ही मोबाइल का डाटा चालू करा तो उसमें मुझे मैसेजेस आए, कॉन्ग्रेचुलेशंस माही, कॉन्ग्रेचुलेशंस माही। तो आई थॉट कि चलिए लिस्ट में नाम तो है, अब लिस्ट में देख सकूंगी, क्योंकि वो जब कंट्रोल ऐप जब हम करते हैं ना, वो थोड़ा बहुत वो वाला मोमेंट होता है कि पता नहीं क्या होगा आगे। बट फिर मैंने ये तो था कि नाम तो है ही सही लिस्ट में। नाम सर्च करा 106 पे, रैंक पे मेरा नाम था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है, अब जो सर्विस में जो चाह रहे थे अब उस सर्विस में जाएंगे ऐसा। Did you expected कि when you gave the interview तब आपने expect किया था कि yes I would be in the list, like did you have that confidence कि हाँ मेरा इतना परफॉर्मेंस इतना रहा है कि मेरे लिस्ट के अंदर नाम मेरा आ जाएगा? Did you had that confidence? अब देखिए ये कभी कभी तो लगता है कि बिल्कुल नहीं होगा, कभी लगता है हो जाएगा, कभी लगता है बहुत अच्छी रैंक से हो जाएगा। बट इंटरव्यू में मेरा ऐसा हुआ था, कुछ 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के मुझसे जो पूछे गए थे, तो आई वॉज क्वाइट अनस्टेबल देयर। बट बाकी का इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था। तो मेरे हिसाब से अच्छा था इंटरव्यू। बट जब तक मार्क्स नहीं आए थे, जैसे आज ही आए हैं इंटरव्यू के मार्क्स, तो आई वॉज नॉट श्योर कि उन लोगों ने मुझे कैसे देखा है, कितने नंबर दिए। तो मेरे हिसाब से ठीक था इंटरव्यू। क्या मार्क्स रहा आपका प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए? प्री में मेरा जीएस में 87.5 रहा है, मेंस में मेरा 808 टोटल है, और इंटरव्यू में 183 है। That's wonderful. I really enjoyed the conversation and I feel कि जितने भी एस्पिरेंट्स इस वक्त इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, I feel कि उन लोगों ने भी बहुत कुछ इससे सीखा होगा। You are truly an inspiration for thousands of lakhs of females out there. Thank you so much for joining us on Indian Aspirant Show. Thank you so much.